सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं बात होगी। हम मुसलसल पाकिस्तान में कौम को ये सुनवा रहे हैं कि सियासत में क्या हो रहा है। इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, इस्तीफे दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे, सेनेट के इंतखाबात में कितने पैसे चले, वोट किसका मुस्तरद हुआ, खुद मुस्तरद किया, किसी ने करवाया, कितने पैसे दिए गए, कितने पैसे लिए गए, इससे बाहर नहीं आ रहे। मामला क्या है कि जो भी कौमें तरक्की करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मईशत की बुनियाद पर करती हैं। पहले मुस्तहकम होंगे, मईशत मुस्तहकम होगी तो कौमें आगे बढ़ेंगी, सेहत के, तालीम के मैदान में पैसे लगेंगे, कौमें आगे बढ़ेंगी। लेकिन फोकस सियासत के ऊपर है। अब मामला यह है कि मरियम साहिबा, कल उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी, वो जेल चली जाएंगी। बिलावल साहब कह रहे हैं हम इस्तीफे देंगे, सोचेंगे, बैठेंगे, नहीं देंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का एजेंडा दो है, एहतसाब करेंगे, कौम का पैसा वापस लेंगे। 2.5 साल हो गए, कौम का पैसा वापस नहीं हो रहा। दूसरा ये कि शफाफ इलेक्शन कराएंगे, टेक्नोलॉजी को इन करेंगे। ज़्यादातर अखबारात में, टेलीविजन पे यही बात हो रही है। लेकिन मेरी कोशिश बार बार ये रहती है कि सियासत को डिस्कस करते हुए जो पाकिस्तान के सुपर स्टार्स हैं, वो पाकिस्तान के सुपर स्टार्स पाकिस्तान के सनतकार हैं, ताजिर हैं, जो रोज़गार देते हैं, जो टैक्स देते हैं, जो दुनिया में पाकिस्तान का मकाम आगे लेकर चलते हैं, उनको आगे लाया जाए। जो थिंक टैंक्स पाकिस्तान में बने हुए हैं, एक ऐसा थिंक टैंक मैं आज के प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा जो लोगों के, ताजिरों के, सनतकारों के, गवर्नमेंट के दरमियान जो इश्यूज़ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और मसाइल सॉल्व होते हैं। साथ ही एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान ने बेहतरीन एक्सपोर्ट की, शानदार एक्सपोर्ट की, फैसलाबाद की सारी इंडस्ट्री जबरदस्त चलने लगी। 12 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला बहुत ही कम वक्त के अंदर। अच्छी पॉलिसी हुकूमत की थी, इंडस्ट्री चली, पाकिस्तान ने गारमेंट एक्सपोर्ट किया। $2.5 बिलियन सिर्फ दिसंबर 2020 में एक्सपोर्ट हुआ। उसके बाद का सिनेरियो क्या है? यार्न अवेलेबल नहीं है, कॉटन अवेलेबल नहीं है। अब अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? हमने इंडिया से एडवांटेज ले लिया, बांग्लादेश से एडवांटेज ले लिया, चाइना की इंडस्ट्री बंद थी, पाकिस्तान ने स्कूप लगाया, एडवांटेज ले लिया। अब यार्न की कीमतें बढ़ गई हैं, कॉटन की कीमतें बढ़ गई हैं। एक जो सनतकार है उन हल्का कहता है कि इंडिया से फौरी तौर पर बॉर्डर खोलें। रज़ाक दाऊद साहब को उन्होंने गुजारिश की है, वो वज़ीर आज़म से बात कर रहे हैं, बॉर्डर खोलें और फौरी तौर पर इंडिया से ट्रेड करें। दूसरा कहता है इंडिया हमारा दुश्मन है, बिल्कुल भी ना खोले, किसी सूरत ट्रेड नहीं होगा। अब इस पे फैसला होगा कैसे, ये तरीक़ेकार कैसे आगे बढ़ेगा, इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू होगी। मेरे साथ डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब मौजूद हैं, माहिर हैं सियासियात के। दोनों मौज़ूआत पे उनसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। और मेरे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है राशिद अहमद सिद्दीकी साहब हैं, सदर हैं कराची बिजनेस फोरम के एंड थिंक टैंक के। ये थिंक टैंक क्या है, इस पर राशिद भाई से भी बात करेंगे। लेकिन पहले रसूल बख्श रईस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने मेरा इंट्रो सुना होगा। हम सियासत में घुसे रहते हैं, सियासत में घुसे में पॉजिटिविटी हमें कम नजर आती है। झगड़े, चोरी, पैसे, डाके, पैसे वापस लेना, ये ज्यादा नजर आता है। हम जिस जगह पे खड़े में अगले 2.5 साल इमरान खान साहब की दौर के आपको क्या नजर आते हैं? मार्च होगा, अपोजिशन का इस्लामाबाद में वही हैजानी सी कैफियत होगी, मईशत फिर दूर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, या इमरान खान साहब इसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे? आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत का? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना, सियासत जब तक ठीक नहीं होगी, कानून के दायरे में नहीं होगी, शफाफ नहीं होगी, एहतसाब के दायरे में नहीं होगी, उस वक्त तक मईशत तरक्की नहीं कर सकती। मैं तो हैरान हूं कि जो हमारे सनतकार हैं उन्होंने बहुत ही मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया हुआ है। हमारे सियासी हुक्मरानों ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। उसके पीछे बड़ी ताकतों के तस्वीराती मकासद सामने थे। कैसे तबाह किया? 1988 के बाद जो IPP के साथ मुआहदे हुए, उन मुआहदों में अगर कहीं पे 5 सेंट फी यूनिट था, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 13 सेंट के ऊपर सौदे किए गए। क्यों? कि खजाने में, अपने जाती खजानों में पैसे जमा कराए गए। अगर बिजली की
कीमत ज्यादा होती है तो आप उसको सनतकार को कैसे सस्ती देंगे? उसको सस्ती देने के लिए देंगे, सब्सिडी के लिए आप खजाने के ऊपर बोझ डालेंगे, और खजाने के ऊपर बोझ डालेंगे तो आपकी तरक्की आगे रुक जाएगा, या आप कर्जे लेंगे। यही कर्जे लेने की तो दास्तान है कि आप देखें कि दुनिया में हमारे जो करीबी ममालिक हैं, इलाकाई ममालिक हैं, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, वहाँ पे श्रीलंका है, वहाँ पे वो भी उसी किस्म के वसाइल इस्तेमाल जो हम करते हैं बिजली पैदा करने के लिए। वहाँ पे बिजली यहाँ की निस्बत सस्ती है, महंगी इसलिए कराई गई थी कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा डूब जाए और पाकिस्तान अपने घुटने टेक के बहुत जबरदस्त बात है के सामने, भारत के सामने। डॉक्टर साहब, जब तक सियासत मजबूत नहीं होगी, शफाफ नहीं होगी, मईशत मजबूत नहीं होगी, सनतकार मुश्किल दौर में, मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात के अंदर भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। मैं 2.5 साल को कैलकुलेशन चाहता हूं आपसे कि आप 2.5 साल के अंदर क्या देख रहे हैं, क्या होगा क्या हमारे पास? देखिए, यहाँ पे 4-5 जो बुनियादी जो स्ट्रक्चरल नोयत के डिसीजन है वो गवर्नमेंट ने किए हैं। एक तो यह है कि सनतकारों के साथ एक राब्ते में रहें कि वो क्या चाहते हैं, उनको हम किस तरीके से सोलह दे सकते हैं ताकि हमारी बरामदात बढ़े। दूसरा उन्होंने ये किया है कि टैक्स जो रेशो है, टैक्स हमें ज्यादा उन हल्कों से वसूल होना चाहिए जो नहीं दे रहे लेकिन देना चाहिए। उसके लिए इकोनॉमी को दस्तावेजी बनाने की जरूरत है। उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हुकूमत की कारकर्दगी इतना मुनासिब तेजी लाने की जरूरत है। तीसरा यह है कि उन्होंने दरामदात के ऊपर काफी पाबंदियां लगाई है, और यही वजह है कि देखें 2018 में आपकी जो दरामदात थी वो थी तकरीबन 55 अरब डॉलर थी, और आपकी जो दरामदात थी वो थी तकरीबन 25 बिलियन, और आपकी दरामदात 55 अरब डॉलर थी। तो दरमियान में अगर पैसा कहाँ से देंगे? कर्जा लिया, IMF के पास गए, और पाकिस्तान के रुपए के ऊपर जब जबरदस्त दबाव बढ़ा तो आप देखेंगे कहाँ पे ये तो 2.5 साल में हो गया। डॉक्टर साहब, अगले 2.5 साल में क्या करना चाहिए? अगले 2.5 साल सियासत कैसी होगी? मेरे ख्याल में कि जो पहले इस्तेकाम ले आए हैं, मेरे ख्याल में कि अब हम आपकी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी माशाल्लाह मुस्तहकम हो चुकी है, इसी के ऊपर कार बंद रहे और आगे चलते रहे तो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रसूल बख्श। हुकूमत को यही पॉलिसी रखनी चाहिए, तब्दीली करनी चाहिए। इस वक्त एक्सपोर्ट पाकिस्तान की किसी वक्त भी रुकेगी, रुक रही है, बहुत बड़ी बेचैनी है। मेरे साथ तशरीफ फरमा है राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, सदर हैं कराची बिजनेस फोरम एंड थिंक टैंक के। राशिद भाई, मैंने एक न्यूट्रल गुफ्तगू इसलिए की, अभी मेरे साथ बहुत सियासतदानों के साथ साथ बहुत सरमायादार, सनतकार और जो बिजनेस लीडर्स हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल होंगे, उनका नुक्ता नज़र भी लेंगे। मैं चाहता हूँ थिंक टैंक आप चला रहे हैं, थिंक टैंक का मतलब ये है कि आपके सामने इश्यूज आते हैं, आप उसका सोल्यूशन निकालते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं। इस तरह के थिंक टैंक्स शायद ही पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम्युनिटी के हों। आप इस वक्त क्या देख रहे हैं कि ये जो 2.5 साल गुजर गए और 2.5 साल हैं, हम सियासत में उलझे में, मईशत के जो मसाइल हैं, आपको क्या ट्रैक नजर आता है कि इमरान खान साहब को इस ट्रैक को फॉलो करना चाहिए? देखिए, एक बात तो ये तय है कि जो 2.5 साल गुजरे हैं इसके अंदर एक बात बड़ी वाजिया नज़र आई है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है या जो मौजूदा सेटअप है वो किसी भी हाल में मईशत की बहाली के अंदर सिंसियर है। और एक बात तय है कि इस 2.5 साल में उनके जो भी फैसले रहे उससे ये महसूस हुआ है, बहुत अरसे के बाद ये महसूस हुआ है कि वो वाकई में सिंसियर हैं, कि वो एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना चाहते हैं और वो सनतकारों को एक बैकअप भी देना चाहते हैं। लेकिन एक छोटी सी मिसाल ये है कि जैसे पिछले 20 साल से जो हमारे टैक्स के रिफंड्स फंसे हुए थे, पिछली एक दफ़ा गवर्नमेंट आई नवाज शरीफ की, दोबारा आई जरदारी की, फिर आई नवाज शरीफ की, और इन तीनों-चारों गवर्नमेंट के अंदर हम लोगों ने बहुत एहतजाज करा, बहुत मीटिंग करी, सब कुछ करा, लेकिन इन्होंने हमारा रिफंड एक सिंगल पेनी भी इन्होंने दिया पहली गवर्नमेंट में नहीं दिया। इन्होंने आने के बाद रिफंड देना शुरू कर दिया। साथ में इन्होंने सेल टैक्स के रिजल्ट का, सेल टैक्स के रिटर्न का एक ऐसा बेहतरीन तरीक़ाकार बना दिया कि जिसके अंदर आप ऑनलाइन जाके अपना टैक्स को रिटर्न को भरें और ऑनलाइन रियल टाइम में आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जहाँ पे करप्शन खत्म हो गई। ठीक है ना, बहुत अच्छा इकदाम है। और अंदर 2.5 साल के अंदर जैसे आप कह रहे हैं कि क्या कदम होने चाहिए, जो हो रहे हैं ना उसको तो है, लेकिन मेरा फोकस जो हो रहे हैं वो कंटिन्यू रहे, वो तो कंटिन्यू है, लेकिन अंदर 2.5 साल में इनको क्या करना चाहिए ना, उसके लिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि 2-4 तजावीज़ में आपके तहत जरूर देना चाहूँगा।
नंबर 1 तो ये कि अभी आपने एक सवाल करा है कि भाई इंडिया से हमको जान लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। वो बड़ा दंगे वाला देखिए, बिजनेस मेरे पास है, अगर बिजनेसमैन मैं एक दुकान खोल के बैठा हूँ और अगर मेरे पास एक कस्टमर आएगा तो मैं उसका रंग, नजब, मजहब या उसकी कौमियत नहीं पूछूंगा। मैं तो कहूँगा अगर मुझे बिजनेस दे रहे हैं, यहाँ भी बिजनेस, उसने मुझे पैसा दिया, मैंने उसका माल इंडिया से खोलना चाहिए। तो अगर किसी से भी माल मिला, और इंडिया हमारा पड़ोसी है। हाँ, ये है कि अगर बॉर्डर खोलते हैं तो उसके अंदर हमारी जो एजेंसी, जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की इतनी एक्सीलेंट एजेंसीज हैं कि वो मुझे यकीन है कि वो अपनी सिक्योरिटी रखते हुए और ट्रेड होना चाहिए, और ट्रेड होगी तो हमारी भी एक्सपोर्ट उनको होगी, तो हमको मल्टीपल फायदा होगा। यानी कि हम एक तो इम्पोर्ट उनसे जान करके अपनी एक्सपोर्ट को बचा सकते हैं, एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा ये है कि हमारी भी मसनूआत उनके पास एक्सपोर्ट होंगी, ठीक है ना, इसके मार्केटिंग होनी चाहिए। तीसरा जो है, देखें कि एक्सपोर्ट की बातें, मतलब जितनी भी पिछली गवर्नमेंट थी और ये गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट की बात कर रही है, और ये गवर्नमेंट मुझे सिंसियर भी नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो जो आपके मुल्क में पॉलिसी है वो 5 सेक्टर की पॉलिसी है जी, एक्सपोर्ट की पॉलिसी नहीं है। ठीक है, 5 सेक्टर में इन्होंने अभी जो फाल है वो एक टेक्सटाइल का सेक्टर फाल है, एक सेक्टर जो है वो लेदर का थोड़ा बहुत फाल है, और बाकी एक के अंदर जो आपके सर्जिकल आइटम्स हुआ करते थे, स्पोर्ट्स गुड हुआ करती थी, वो तमाम सेक्टर जो है इस वक्त आपके फाल नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो आपकी एक्सपोर्ट की पॉलिसी आनी चाहिए वो 5 सेक्टर की पॉलिसी नहीं आनी चाहिए, वो आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी आनी चाहिए ओवरऑल। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मैं पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मैं दुनिया के 16 मुल्कों में केएफसी को पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं उस 5 सेक्टर में नहीं आता। तो जो गवर्नमेंट ने मराद दी हुई है दूसरे सेक्टर्स को, वो मुझे मैसर नहीं है। ओवरऑल एक्सपोर्ट पॉलिसी आनी चाहिए, एक्सपोर्ट पॉलिसी आनी चाहिए कि कोई एक बंदा भी अगर 1 रुपए की भी एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो उसको वो मराद हासिल होनी चाहिए और गवर्नमेंट का उसका फोकस होना चाहिए, और उसके बाद उनको बुला के एक मैं आपको और बताऊंगा कि गवर्नमेंट अभी क्या करती है कि एसोसिएशंस के लोगों को बुलाती है और उनसे मशवरा करती है और कहती है जी आप हमको मशवरा दें कि हमको क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि बजाय एक्सपोर्ट्स के, क्योंकि देखिए इस वक्त गवर्नमेंट के भी और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कहते हैं जी जो गवर्नमेंट जो बिजनेसमैन है वो बहुत ही खुदगर्ज हैं और इंतहाई सेल्फिश हैं। तो मैं कहता हूं कि आप हर सेक्टर के 5-5 बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स को बुलाएं और कहें यार कि तुम इंतहाई खुदगर्जाना मशवरा दो कि तुम्हारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। बिजनेस में तो होता ही खुदगर्ज है, तभी तो प्रॉफिट बनाता है। मैं बात करूं ना कि अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है ना तो आप एक्सपोर्टर्स को बुलाएं और कहें तुम अपने इंतहाई खुदगर्जाना मशवरा दो कि तुम्हारी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। तो अगर मैं एक्सपोर्टर हूं और मेरा बिजनेस बढ़ गया तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई। बिल्कुल सही। नंबर 2 ये कि देखें हमारे मुल्क में बेतहाशा एमनेस्टी की स्कीम आती रहती है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ आजकल आई हुई कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी हमारे थिंक टैंक का हिस्सा है और हमारे थिंक टैंक ने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करा है। ठीक है, देखें हम हर 2 साल 3 साल के बाद एक स्कीम आती है कि जी ठीक है आपके जितने पैसे बाहर गए हुए आप वो पैसों को बाहर ले आएँ और आप 5% पैसा दे दें तो आपका पैसा वाइट हो जाएगा। ठीक है, आप स्कीम लेके आए, जरूर लेके आए एमनेस्टी स्कीम, लेकिन एमनेस्टी स्कीम ऐसी लेके नहीं आए कि आपने 5% दे दिया और आपका पैसा वाइट हो गया और गवर्नमेंट को एक दफा 5% मिल गया और उसके बाद वो बंदा जो है अगर वो पैसा लाने के बाद अगर वो प्रॉपर्टी में डाल देता है तो इसका मतलब है कि दोबारा ब्लैक मनी को जनरेट कर रहा है। अगर वो पैसा लाके उसके अंदर डाल देता है अपना कहीं से ब्लैक से व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट, ये उसके लिए एमनेस्टी स्कीम ये ऐसी दें कि जो एमनेस्टी स्कीम लेके आएगा और जो इंडस्ट्री लगाएगा तो अगर उसने 15 आदमियों को रोजगार देगा तो उसके इतने पैसे वाइट हो गए, अगर उसने 30 लोगों को रोजगार दिया तो उसके इतने पैसे वाइट हो गए, अगर उसने 3000 लोगों को फॉर्मूला है बहुत बड़ा, अगर उसने 3000 लोगों को रोजगार दिया तो उसके इतने पैसे वाइट हो गए। राशिद भाई एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने ऐसा मसला उठाया, आप कह रहे हैं, राशिद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि कारोबार कोई भी दुकान पर आएगा वो क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दुकानदार ने चीज़ उसको बेचनी है। अब जो साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आसिफ इनाम साहब हैं, चेयरमैन है एप्टिमा पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के, उनका नुक्ता नज़र ये है किसी सूरत हिंदुस्तान के साथ कारोबार नहीं हो सकता। आसिफ इनाम साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आसिफ इनाम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप क्या कहते हैं, हमें कॉटन यार्न हिंदुस्तान से कितनी जल्दी ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर लेनी चाहिए तो क्या तरीक़ेकार हो, नहीं लेनी चाहिए तो क्या तरीक़ेकार हो? आसिफ इनाम साहब। जी जनाब, लोग इसको बहुत सारी चीज को डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ। इसका बैकग्राउंड देख लें कि इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हर चीज पे कंट्री स्पेसिफिक 200% ड्यूटी लगा के तमाम किस्म की ट्रेड बंद कर दी। आपको याद होगा इसी वाक़ा से सीमेंट के ट्रक को धक्के मार के फेंका गया, ठीक है, नॉट लॉन्ग अगो। उसके जवाब में हमारी गवर्नमेंट ने गैरत का मुजाहरा करते हुए इंडिया की तमाम प्रोडक्ट पे पाबंदी लगा दी। इट वॉज अ टिट फॉर टैट मूव। नाउ
देयर इज नो डिमांड फ्रॉम इन इंडिया कि वो पाकिस्तान को यान बेचना चाहते हैं, कॉटन बेचना चाहते हैं, बल्कि वहां मजाक उड़ाए इनकी ट्वीट्स का कि हम देंगे तो तुम लोगे रुई, हम देंगे तो तुम धागा लोगे। ये सियासतदान कह रहे हैं, वहां के एनालिस्ट कह रहे हैं, वहां के बिजनेसमैन कह रहे हैं। अगर वहां का बिजनेसमैन ये कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, देखिए जो वहां पे एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है और एक्सट्रीमिस्ट तबका है, उनको आप एक नॉर्मल आदमी या नॉर्मल बिजनेस से नहीं डील कर सकते। आप मुझे बताएं ये कौन सी दुनिया की दुकान है जो $1 अरब का पाकिस्तान से माल खरीदती थी, $8-9 अरब का बेचती थी, उसमें अंडर ओवर भी लगा ले तो पता नहीं 10-11 पे पहुंच जाता था। तो आप उसने 11 अरब का छुरा अपने पेट में मार लिया कि पाकिस्तान से 1 अरब का माल नहीं देना। आप जहनियत को जब तक नहीं समझेंगे ये कौन से कारोबारों। अच्छा, अब ये आपकी बात जो समझ आई वो ये है कि हिंदुस्तान से हमें हमारी इंडस्ट्री डूब जाए, हमें एक्सपोर्ट के मसाइल आ जाए, हमारा एक्सपोर्ट जो अपॉर्चुनिटी हमने जितनी अपॉर्चुनिटी से अपने आप को फैलाया वो अभी हम ना फैलाएं, हम इंडिया से किसी सूरत कॉटन यान न लें। नहीं, देखिए मैंने तो हर चीज की बात की है, इंडिया से तमाम प्रोडक्ट पे पाबंदी लगी हुई थी। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ड्रामा है। देखिए 48 सेंट की कॉटन 96 सेंट हो जाती है, 96 सेंट जब हो गई तो उसके अंदर सलामत अली साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, सेंट्रल चेयरमैन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। मैं आपकी तरफ आता हूँ, आसिफ इनाम साहब कहता हूँ। चौधरी सलामत अली साहब कौन है, फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, बल्कि पूरी पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लीड करते हैं। चौधरी सलामत अली साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा आसिफ इनाम साहब जो कि चेयरमैन एप्टिमा के, वो कह रहे हैं किसी सूरत इंडिया से नहीं हो सकती। मेरे साथ राशिद अहमद सिद्दीकी साहब थिंक टैंक को चलाते हैं, कराची बिजनेस फोरम के सदर हैं। वो कहते हैं कारोबार फौरन होना चाहिए, किसी के साथ भी होना चाहिए, इंडस्ट्री को, ट्रेड को आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप सबसे सीनियर हैं, आप क्या कहते हैं, ट्रेड इंडिया से होना चाहिए या नहीं? ट्रेड इंडिया से बिल्कुल होना चाहिए। ये एप्टिमा वाले मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को तबाह करना चाहते हैं। इनका मोटिव ये है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री या वैल्यू एडेड इंडस्ट्री जो है इनकी वजह से खत्म हो जाए। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि इनका प्रॉफिट और मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक अगर धागा में पाकिस्तान में मिल रहा है या हमारी स्पिनिंग मिलें दे रही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक्चुअली ये ले रहे हैं 4-4, 5-5 हजार रुपया पर बैग का अजाफी प्रॉफिट। इनको प्रॉब्लम ये है कि अगर अजाफी प्रॉफिट इनका खत्म होगा तो ये उसी लेवल पे आए। इंडिया से यार्न लेना या किसी और मुल्क से लेना, इंडिया से इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त फ्रेट सर्विस जो है वो उसके रेट जो है दुनिया में इंक्रीज कर गए हैं। जो चाइना से पहले $1,000-1,200 में हमें कंटेनर आ रहा था वो आजकल $4,000 में कंटेनर आ रहा है जी। या तो गवर्नमेंट तो उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, हम दुनिया से कहीं भी यार्न ले लें, इंडिया को लाजमी नहीं है। इंडिया से इसलिए कह रहे हैं कि वाघा बॉर्डर के थ्रू 3 दिन में यार्न जो है पाकिस्तान में पहुंच जाएगा। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी फील्ड चल रहा है, जो भी रेट चल रहा है, इस वक्त 80 क्लोज हुआ है न्यूयॉर्क, ये 94 नहीं हुआ, 87 सेंट हुआ। रुई की प्राइसेस नीचे आई हैं पिछले एक हफ्ते में, 92-94 से नीचे आ गई हैं, अब 86-87 के ऊपर है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया से अगर यार नहीं आएगा तो वैल्यू एडेड चेन इंडस्ट्री है, जितने बाहर हमारे पास हैं वो सारे टूट जाएंगे और इनको कम से कम 100 चले इंडिया से। चौधरी सलामत साहब कह रहे हैं इंडिया से ट्रेड होना चाहिए, सिद्दीकी साहब कह रहे हैं इंडिया से होना चाहिए, आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। मैं न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद वापस आते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए इस ब्रेक के बाद। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिर रही है और दिसंबर 2020 में $2.5 बिलियन की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हुई है और इस वक्त कॉटन नहीं है, यार्न नहीं है और इंडस्ट्री के लोग परेशान हैं। एप्टिमा के चेयरमैन आसिफ इनाम कहते हैं कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान से किसी सूरत नहीं लेनी चाहिए। अब वही हिंदुस्तानी कॉटन यार्न घूम के मस्कत जाती है और मस्कत से पाकिस्तान आती है, किसी और मुल्क जाती है और मुश्किल से ली जा रही है। तो ये डिबेट चल रही है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, चौधरी सलामत अली बहुत सीनियर बिजनेस टाइकून है वो भी मौजूद हैं, अख्तर इस्माइल साहब ने ज्वाइन किया है जो कि साबिक सदर हैं नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जोन के। अख्तर इस्माइल साहब आप क्या कहेंगे? एक बात है आसिफ इनाम साहब की कि इंडिया से ट्रेड नहीं होना चाहिए, सलामत साहब कह रहे हैं फौरन होना चाहिए, थिंक टैंक के सदर है राशिद सिद्दीकी साहब वो कहते हैं फौरन बिजनेस होना चाहिए, किसी के साथ भी हो बिजनेस होना चाहिए। आप इंडस्ट्री को लीड करते रहे हैं, कर रहे हैं अभी भी,
आप क्या कहेंगे? सनतें अपना एक्सपोर्ट बंद कर दें, इंडिया से लड़ाई करते रहें, एक्सपोर्ट ना लें उनसे, कॉटन यार्न ना लेकर आए, बॉर्डर या वागा ना खोलें, क्या कहते हैं आप? अख्तर इस्माइल, अख्तर साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैंने आपसे सवाल किया कि क्या करना चाहिए आपने। अख्तर साहब आपको आवाज आ रही है? अख्तर इस्माइल साहब को शायद आवाज ठीक नहीं जा रही है। चौधरी सलामत अली साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं चाह रहा था अख्तर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं, उनके पास आवाज ठीक नहीं जा रही है। ये जो मामला है, हुकूमत को क्या करना चाहिए? कुछ दिनों पहले रज़ाक दाऊद साहब ने ऑनलाइन एक जूम कॉन्फ्रेंस की, उसमें सनतकारों से राय ली और अक्सरियत ने यह कहा कि हमें अपने बिजनेस को देखना चाहिए। हुकूमत ने क्या फैसला किया था उसके बाद चौधरी सलामत अली साहब? हुकूमत ने कहा था कि हम से ट्रेड खोल देते हैं, कॉटन यार्न इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल तबाह हो रही है। जी सर। वैल्यूएडेड इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ये है कि यार्न को आ रहा है, यार्न इंडिया का अभी भी आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है तो मस्कत पहले जाता है, फ्रेट उधर जाता है, उससे के बाद पाकिस्तान आता है, तो उसके ऊपर जो फ्रेट की लागत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 4-5 हज़ार डॉलर कंटेनर का बढ़ जाता है। उसके बाद कराची आएगा, कराची से 1,000 रुपये का वो इंक्रीज हो जाता है। हम चाहते थे कि ये जो धागा इनडायरेक्ट आ रहा है उसको रोक कर वाघा बॉर्डर के थ्रू क्यों ना ले लिया जाए। सस्ता वाघा बॉर्डर के थ्रू आप लेंगे तो 2-3 दिन में आपके पास यार्न पहुंच जाएगा और उसके ऊपर इतनी कास्ट नहीं आएगी। इस वक्त फ्रेट की कास्ट बाई सी की बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, पूरी दुनिया में हुई है। तो फ्रेट इधर से जब वाघा बॉर्डर के थ्रू आएगा यार्न तो हमारे लिए ये आसानी होगी कि उसकी कास्ट जो है वो नीचे आ जाएगी। हमारा प्रॉब्लम इस वक्त कास्ट का है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलाम साहब, एक चीज और बताइएगा, मैं आपकी बात समझ आ गई और ये बात राशिद साहब भी मान रहे हैं और जो दोस्त आएंगे उनसे भी पूछ लेंगे। इससे पहले रसूल बख्श रईस साहब से बात हुई थी, वो भी इस तरह की बात कर रहे थे, लेकिन आसिफ इनाम साहब जो कि चेयरमैन है एप्टमा के, उनका एक सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी सुनना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि दिसंबर में $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने जश्न बनाया कि हमने इतनी एक्सपोर्ट कर दी है सिर्फ 1 महीने में। ये बताइए 2021 में अब तक ये जो 2 महीने 2.5 महीने गुजरे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी रही है चौधरी सलामत अली साहब? फरवरी में 4% डाउन है जी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की, और मार्च में और डाउन हो जाएगी। अगर यही तरीका चलता रहा तो ये 2 बिलियन से नीचे आ जाए हम लोग इतनी मेहनत के साथ। हाँ, जो हमने इंटरनेशनल बायर को पकड़ा है, जो इतने ब्रांड आने शुरू हैं पाकिस्तान में, वो सिर्फ एप्टमा की वजह से खराब होंगे। ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये मेरा नोट कर। अच्छा आसिफ इनाम साहब, जो साहब मैं आसिफ इनाम साहब से इनका जवाब ले लूं, एप्टमा की वजह से कैसे खत्म हुई? यार इतनी कैलकुलेशन तो करो। जो आदमी कह रहा है कि मैं इंडिया का यान वाया ओमान ले आता हूं, हम यही तो कह रहे हैं सेल टैक्स की चोरी शुरू होगी। आप मुझे बताएं कि इस वक्त 10,000 टन यान आ रहा है, उसमें से कितना ड्यूटी और सेल टैक्स पेड आ रहा है? फैसलाबाद में कितने % लोग रजिस्टर्ड है? हम तो कह ही यही रहे हैं इंडिया से ये चोरी का रास्ता बंद हुआ है, उनकी अपनी गलती की वजह से। उन्होंने अपने पांव पे गोली मारी। हम कह रहे हैं नहीं इनकी गोली इनके पांव से हम निकाल देते हैं, हम जख्मों पे मरहम रख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे मैं इंटरसेप्ट करना चाहूंगा आसिफ इनाम साहब, मैं राशिद सिद्दीकी साहब का भी पॉइंट ले लूं आपके इस पॉइंट पे। जी राशिद साहब, नंबर 1 तो ये है कि जो 17% सेल्टेज आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं जब वो अगर यान इंपोर्ट करेंगे तो अगर वो सेल्टेक्स पे भी करेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि रियल टाइम उनको सेल्टेक्स वापस हो जाएगा। मसला यान महंगे सस्ते का नहीं है, मसला ये है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट डिक्लाइन भी होगी ना, तो जब आपके पास यान नहीं होगा, जब आपके पास कॉटन नहीं होगा, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने कमिटमेंट को कैसे निभाएंगे? और जब आपके पास यान नहीं होगा, जब आपके पास यान नहीं होगा, जब आपके कॉटन नहीं होगा, तो आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो जाएगी ना। कंपेयर करके आप कैसे कह रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट गिर गए? यही तो मैं कह रहा हूँ कि झूठ बोला जा रहा है, खुला झूठ बोला जा रहा है। सर मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ कि अगर एक बात बताएं कि आज यान और कॉटन की शॉर्टेज है या नहीं है, ये बता दें। नहीं है, मैं कह रहा हूँ झूठ बोला। आपके सामने एक शख्स 29 दिन के फरवरी को 28 दिन के फरवरी से कंपेयर करके गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है कि यान की शॉर्टेज से एक्सपोर्ट गिर गई। उसको इतना नहीं है कि 3.6% तो सिर्फ दिनों का फर्क है। सर आसिफ साहब, जितना मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, आप भी एक बिजनेसमैन है। अगर बिजनेसमैनों को अगर वो एक्सपोर्टर है, अगर उसको इंडिया से इंपोर्ट करके अगर 1 रुपया महंगा पड़ेगा तो वो
पाकिस्तान का। आप मुझे बताएं कि इंडिया पाकिस्तान से क्यों नहीं इंपोर्ट कर रहा? अच्छा, आप ऐसा करते हैं कि अख्तर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे इसलिए इंपोर्ट नहीं कर रहा है कि पिछली जितनी गवर्नमेंट थी उन्होंने इन तमाम चीजों के साथ बड़ा सत्यानाश इस तरह मारते थे कि जब वो कॉटन जब जनरल उन्होंने पाकिस्तान स्पेसिफिक ड्यूटी लगाई थी। बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, जितने जिनर से सर सुने सही, जितने जिनर से जब वो कॉटन लगाते थे तो गवर्नमेंट, आपको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तानी मसनूआत बैन की हुई है, हाँ या ना में जवाब दें। सर इंडिया की मुझे देखें, उन्होंने लाख बैन करी हो, आप उनकी मईशत आपकी वजह से तबाह नहीं हो रही, लेकिन अगर आज आपके पास जान और कॉटन नहीं होगा तो आपकी मईशत उनकी वजह से तबाह हो जाएगी। कोई नहीं है ना, यान भी है, कॉटन भी है, कोई मसला नहीं है। अच्छा आसिफ इनाम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अख्तर इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कराची इंडस्ट्रियल जोन के साबिक सदर हैं। अख्तर साहब, डिबेट चल रही है, आप सनतों को देख रहे हैं, सनतें काम कर रही हैं, यहाँ पे दो नुक्ता नज़र हैं। राशिद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं हमें इंडिया से बिजनेस करना चाहिए, चौधरी सलामत अली साहब कहते हैं फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर खोलें, 3 दिन के अंदर यान कॉटन आए। एप्टेमा के चेयरमैन कहते हैं कि नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के साथ कारोबार। आप सनतों को लीड कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं, खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, इंडिया से यान कॉटन लेनी चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई 100% लेनी चाहिए। अच्छा, 100% लेनी चाहिए। अच्छा, कोई दो राय नहीं है इसमें। हाँ। जैसे अभी आपने कहा वाया मस्कत आ रही है, दूसरी जगह से आ रही है, हाँ। फ्रेट कॉस्ट बढ़ रही है, हाँ। सारी चीजें बढ़ रही है हमारी। आप सिंपल एक देखे, एक बॉर्डर खोलना है, आपका यहाँ आ जाएगा। एप्टेमा वाले तो चाहते ही नहीं है ना सर, एप्टेमा वाले इसलिए नहीं चाहते कि इनका धंधा बैठ जाएगा। जो इस वक्त ये ब्लैकमेल कर रहे हैं इस वक्त इस मईशत को पूरा एक्सपोर्ट बिठाने के चक्कर में कैसे एप्टेमा पे इल्जाम लगा रहे हैं आप, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो क्यों चाहेगा कि ना हो? आसिफ इनाम साहब 1 मिनट रुके, आसिफ इनाम साहब 1 मिनट रुके, मैं अख्तर इस्माइल साहब की पूरी बात सुन लूं। आपने इल्जाम लगाया जी मुझे टाइम तो देना। जी प्लीज। सर वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट होना मुल्क के लिए अच्छा है कि बानिस्बत यहाँ एक्सपोर्ट होना अच्छा है? कन्वर्टर के ऊपर है। आप अगर धागा मंगा के उसमें वैल्यू एडिशन 2% की कर रहे हैं तो वो क्या अच्छा है? वैल्यू एडिशन 2% होती है सर। 100 रुपए का धागा 400 रुपए की रंग की 2 बाल्टियां मार दे, क्या वैल्यू एडिशन होगी? सर गारमेंट की बात करें ना, गारमेंट की बात करें, आप कह रहे हैं कि $1 का धागा वैल्यू एडिशन नहीं है। आप चाहते ही नहीं है कि इंडिया से ट्रेड, $3.25 इंडिया से ट्रेड में क्या प्रॉब्लम है? सारे मिल वाले बैक ऑफ हो गए। इंडिया से ट्रेड में इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जब तक इंडिया पाकिस्तानी मसनूआत पे पाबंदी नहीं हटाता हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये अलग, ये डिफरेंट पॉइंट है। अख्तर साहब 1 मिनट, अख्तर साहब और आसिफ इनाम साहब 1 मिनट, ये पॉइंट डिफरेंट है। जैसे आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं ये कौमी मामला है, ये ट्रेड का ताल्लुक नहीं है इससे। आपकी सनतें बैठ रही हैं, आपके पास कॉटन नहीं है, यॉन नहीं है, ये अलग मामला है। उनका नुक्ता यह है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां वो नहीं हटाता तो हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। राशिद भाई देखिए, अगर कोई ना कोई तो पहल करेगा ना। जब अगर आज हम उनके साथ करेंगे और अगर हम ट्रेड खोलेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि हमने एक बॉर्डर पे ताला लगाया, हमने ताला खोले और आज वो आ जाएगा। डेफिनेटली दो मुल्कों के दरमियान में कोई ना कोई एक ऐसा माहिदा होता है। और आप अपनी देखें, ये तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे बिजनेसमैन है, हमारी मार्केटिंग कैसी है। कि अगर आज उन्होंने अपनी प्लानिंग के तहत आपको एक ऐसे मुल्क को जिसकी कॉटन दुनिया की बेहतरीन तरीन कॉटन हुआ करती थी, अगर आज हम अपने कॉटन के लिए रोके वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी पॉलिसी है ना। तो इस टाइम पे तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये एक इमरजेंसी का केस है। इस टाइम के पर जितने जिनर्स हैं जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्रॉब्लम है। अगर आज उनके पास कॉटन और यान नहीं होगी और वो अपनी कमिटमेंट, और अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे तो वो बिजनेस आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ऐसे वक्त के ऊपर आप ये सब ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं, आप पहल करके अपना तो काम निकालें ना, उसके बाद आप अपनी मसनूआत उनके पास भी भेजते रहें। और अगर नहीं करेंगे तो आइंदा वाले टाइम के अंदर आप एग्री करते हैं चौधरी सलामत साहब राशिद भाई की बात से और अख्तर साहब की बात से कि हमें अपने इस इमरजेंसी के अंदर रास्ता निकालना चाहिए? जो बात आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं बड़ी जज्बाती और बड़ी बड़ी बात है कि जब तक हिंदुस्तान के साथ हमारे मामला ठीक ना हो, पाबंदी ना हटे, तब तक हमें नहीं करना चाहिए। आप ये दो जो हजरात कह रहे हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं, आसिफ इनाम साहब के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं? चौधरी साहब, ये है कि फौरी तौर पे खोलना चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद में एक दिन में 5-5 हजार रुपया बैग का खरीद हो रहा है। 5,000 रुपया चेयरमैन साहब आ जाए फैसलाबाद में, एविडेंस देता हूँ, सट्टा हो रहा है और सट्टा मिलों वाले कर रहे हैं। इसलिए यार्न की प्राइस जो है वो
उसका कोई पता नहीं चलता क्या होगी, अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं दे रहे। हाँ। मिलों वालों को बहुत ज्यादा एक्सपोर्टर को तंग कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे फैसलाबाद में आज को दिखा दूंगा, वो हर आदमी रो रहा है इधर। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाहिद, पाकिस्तान में पीएचडी है टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर, डॉक्टर मुश्ताक मंगत साहब मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, डॉक्टर साहब दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एप्टिमा के चेयरमैन आसिफ इनाम साहब कहते हैं किसी सूरत में हिंदुस्तान के साथ नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री बैठ रही है, हमारे पास इंडर्स हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नीचे हो रही है, हमें यान और कॉटन फौरन चाहिए। लोग कहते हैं, सनतकार कहते हैं, यहाँ पे चौधरी सलामत अली साहब कह रहे हैं, राशिद भाई बैठे हैं थिंक टैंक के सदर हैं, वो कहते हैं, अख्तर इस्माइल साहब कहते हैं कि फौरी तौर पर हमें इंडिया से लेना चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्री चले और कॉटन मिले और हम एक्सपोर्ट अपनी मुकम्मल कर सकें, ऑर्डर पूरे कर सकें। आप क्या कहेंगे, आप स्पेशलिस्ट हैं, आपको क्या नजर आता है, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए जी फैसल भाई, बात यह है कि अपने नजरियात और ख्यालात को हमेशा मुकद्दम भी रखना चाहिए और उस पर जमे भी रहना चाहिए। जो हमारा मौक़िफ़ इंटरनेशनल मैटर्स पे हो तो उसको किसी भी फोरम पे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन तिजारत माइशत जो है वो उसको भी अपने तौर पर देख कर चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर इंडिया के पास 300 अरब डॉलर से उसकी ज्यादा की एक्सपोर्ट है, हमारी तो 25 है, और उसके बीच में इसमें 10-12 बिलियन डॉलर जो है वो हमारी टेक्सटाइल की है। हम अगर हमारा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1500 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं और 5 मिलियन लोग जो है वो हमारे गारमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता है। इसके मुकाबले में अगर हम सिर्फ एक इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं कि ये स्पिनिंग इंडस्ट्री बच जाए और बाकी जो डाउन द लाइन जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोसेसिंग की हैं या गारमेंट्स की हैं, वो सारी की सारी बैठ रही हैं। मैं आपको बिल्कुल, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, सलामत साहब ने भी आपके सामने बात की, जो प्रेशर हमारे पास काम का एक महीने पहले था, आज उससे 50% रह गया। और अगर ये सूरत इसी तरह से रही तो अगले 15-20 दिन के अंदर लोगों को अपनी फैक्ट्री के अंदर शट डाउन करना पड़ेगा। अच्छा। 5 अगर किसी को 2000 बैग जी नहीं, मैं आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने फौरी तौर पर इमरजेंसी की सूरत में हिंदुस्तान से यान और कॉटन नहीं ली तो आपकी इंडस्ट्री 50% तक बैठ जाएगी, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि 25% तो हो चुका है, 25% हो चुका है। सिर्फ इस वजह से 25% कम हुआ है कि लोगों के पास अपने कुछ न कुछ कपड़ा मौजूद था, कुछ उनके साथ सौदे हुए थे और कुछ उनके काम था दरमियान में, वो महंगा था या सस्ता था, उनको पूरा करना था। चलें, मैं इस पे इनपुट ले लेता हूँ। चेयरमैन एप्टिमा आसिफ इनाम साहब, आप बताएं कि अब चौधरी साहब एक तरफ हैं, राशिद भाई एक तरफ है, अख्तर इस्माइल साहब एक तरफ है, डॉक्टर मुश्ताक मंगत साहब भी एक तरफ है, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? जी आप बात समझे, 470 अरब की रिफाइनरी ड्रॉ है, उसका यान कपड़ा इनके पास है। अब ये कहेंगे हम वो भी खा गए, उसके बाद ये कह रहे हैं कि वाया अमान इंडिया मंगा रहे हैं। अब इस कैरेक्टर के ऊपर हम इनको वाया वागा ये चाहते हैं कि वाया वागा है, हम उनमें से सेल टैक्स चोरी करके अपनी कॉस्ट कम कर ले, आधा इधर से ले आधा उधर से ले। अगर इफ दिस इज द पॉइंट कि जी वागा इज द इजीएस्ट वे जहां से हम यान का सेल टैक्स चोरी करके डबल एक्सपोर्ट की आउटपुट ले लेंगे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। यान की 90% प्रोडक्शन है जो डोमेस्टिक में जा रही है, वो बहाल है। यहाँ रेट बढ़े ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट रुक जाएगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कॉन्ट्रैक्टेड फिगर यानी जालसाजी करके 28 दिन फरवरी के 29 दिन पिछले साल से कंपेयर करके आप एक्सपोर्ट का एक वावेला मचाया गया है जो सब झूठा प्रोपेगेंडा है। सब कोई इंडस्ट्री बंद नहीं हो रही, सब झूठ है। अरे ये 25% इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। नहीं 2% की सर, आप इनके फरवरी के रिजल्ट ही देख लेना। 28 और 29 के कंपैरिजन में 1% एक्सपोर्ट नहीं किया। आपके ख्याल में इसी तरह चलने दिया जाए, आसिफ इनाम साहब, आपके ख्याल में इसी तरह चलने दिया जाए तो ऑर्डर्स हमारे, आसिफ साहब मेरा सवाल लीजिए, अगर इसी तरह चलने दिया जाए तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो मुतासिर नहीं होगी, जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं वो मुतासिर नहीं होंगे, इंडस्ट्री बंद नहीं होगी, कोई प्रेशर नहीं आएगा आपके मुताबिक? जी बिल्कुल, क्योंकि आप हर महीने इंपोर्ट की फिगर देखने 10 से 12 हज़ार टन आ रहा है। इनका बिल्कुल ये मौक़िफ़ गलत है। अगर इनके पास धागा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, कोई ऐसी एक्सपोर्ट नहीं हुई। 70% पिछले साल से धागे की इंपोर्ट ज़्यादा है। व्हाट दे टॉक, हमने दुनिया से 1 करोड़ बेल मंगा ली, 50 लाख पैदा हुई, ये कहते हैं इन्हें दुनिया से धागा नहीं मिलता। अगर फ्रेट बढ़ा हुआ है, हमारे लिए भी फ्रेट बढ़ा हुआ है, हमने भी तो भुगत रहे हैं। हम तो नहीं लेट गए कि जी इंडिया से मंगा लो कॉटन। नहीं सवाल ही नहीं सर, इस वक्त इंडिया से। अच्छा आसिफ इनाम साहब एक मिनट,
आप एग्री करते हैं? वो कहते हैं कोई इंडस्ट्री नहीं बैठ रही, कुछ नहीं हो रहा, गलत है ये। मैं बिल्कुल कतई एग्री नहीं करता है, इसलिए कि इस वक्त चाइना से आपकी जब जान इंपोर्ट हुआ करती थी, इस वक्त चाइना से आपको कंटेनर ही नहीं मिल रहे हैं। और जो कंटेनर थे, जो $2000 के कंटेनर हुआ करते थे, वो 4-4 साढ़े 4-4 हज़ार डॉलर में मिल रहे हैं। और जब रेट बढ़ गए, हाँ, और देखें जब आप इंपोर्ट भेजते हैं और जब आपकी 2 महीने इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई हैं, तो डेफिनेटली आपको रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप फौरी तौर पे इंपोर्ट नहीं, देखें सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि आज हमारी जो तबाही है ना, यकीन माने इसीलिए कि हम इस चक्कर में कि नहीं जी हमको इंडिया से काम नहीं करना चाहिए, हमको इसराइल से काम नहीं करना चाहिए, हमको फलाना से, अगर आप इसराइल से भी काम करना चाहिए, हमको पूरी दुनिया से काम करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए, ठीक है ना। हमको तो देखिए सफारती सियासी मामला अलग हो, ट्रेड के मामला अलग हो, बिल्कुल अलग हो। देखिए ना, सियासी मामला वो सियासत जानदार है, वो हमारे वो जान सर। अगर इस्लामी बात है तो फिर आप एक्सपोर्ट खाली सऊदी अरब और दुबई को करें, फिर आप अपनी एक्सपोर्ट अमेरिका को और यूके को क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे है ना सर, बैंकॉक मॉडल भी है, आप एक काम करें, अब इसको कंक्लूड करते हैं, मेरे पास 3 मिनट बाकी हैं, 3 मिनट बाकी हैं। आसिफ इनाम साहब कंक्लूड करें। आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ बिजनेस नहीं हो पाए, बेशक पाकिस्तान के ऑर्डर खत्म हो जाए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठ जाए? ये नहीं चाह रहा। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि इंडिया जब तक पाकिस्तान पे पाबंदी लगा के रखता है और जब तक वो हमारी प्रोडक्ट के साथ जो उससे पाबंदियां लगाई हुई है नहीं रिमूव करता, ठीक है, जब तक नहीं हो। अगर आप कोई डायलॉग कर ले, वो पाकिस्तान का 1 अरब अलाउ कर ले, आप 8 अरब का माल मंगा ले, मुझे कोई इतराज नहीं। चलें, चौधरी सलामत साहब आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए फौरी तौर पर इंडस्ट्री को बचाने के लिए? एप्टमा के फौरी तौर पर इंडस्ट्री को बचाने के लिए वाका बॉर्डर से यार्न की इंपोर्ट खोल देनी चाहिए। मेरी अपनी एक्सपोर्ट 20% डिक्रीज है फरवरी में, और ये मैं ऑन ग्राउंड आपको डॉक्यूमेंटेड साबित कर सकता हूँ। और मार्च में ये 30% कम होगी मेरी एक्सपोर्ट। और अगर नहीं आएगा 2-3 महीने तो फिर क्या होगा? अगर 2-3 महीने यार्न कॉटन नहीं आएगा तो क्या होगा? अप्रैल मई के अंदर क्या सूरत हाल होगी? तो बस फिर एक्सपोर्ट का अल्लाह हाफिज है, एक्सपोर्ट का अल्लाह हाफिज है। राशिद भाई आप क्या कहेंगे, कंक्लूड कीजिए इसको। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि अगर आपने फौरी तौर पर नहीं मंगाई तो आपकी एक्सपोर्ट, आपके कमिटमेंट्स मार्केट के अंदर खराब हो जाएंगी और आपके जितने ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और इसका आपको बड़ा दूरस मतलब नुकसान को फेस करना पड़ेगा। और इसके लिए इनको अभी से चाहिए कि जो जिनर्स हैं उनके साथ बैठें और उनको एक बैकअप दें और उनको कहें भी ठीक है तुम जितनी कॉटन लगा रहे हो हम तुमसे इस दाम में कॉटन ले लेंगे। आज अगर आपकी कॉटन की शॉर्टेज है ना, उसकी वजह यह है कि पिछली जितनी गवर्नमेंट थी उन्होंने जिनर्स के साथ कॉटन की जो सौदे करते थे वो करते करते इतने कम दाम पे लेके आ गए थे कि उन जिनर्स ने कॉटन आपकी लगानी बंद कर दी थी। वरना एक ज़माना था कि श्रीलंका की और बांग्लादेश की पूरी इंडस्ट्री आपके कॉटन पे चला करती थी। और आज आप कॉटन के वो है ना, जैसे मैंने आपको फिर कह रहा हूँ कि जब आप इंसेंटिव दे रहे हैं, जब आप वो दे रहे हैं ना, तो आप उनको कहीं जो अपना ब्लैक पैसा लेके आएगा आज वो कॉटन जनरेट करना शुरू कर दें। आप $4 बिलियन का पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आज आप उनको दें भाई ठीक है तुम वहाँ से इतना अपने ब्लैक मनी लेके आओ और यहाँ पे तुम अपना पाम ऑयल लगाना शुरू कर दो, हम तुमको इतनी सब्सिडी वो दे। तो इस अगर आपको इस टाइप के गवर्नमेंट को कदम उठाएगी तो, क्योंकि देखें अब आने वाले वक्त के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान की कॉटन है, अगर आज आपने कॉटन के ऊपर काम नहीं करा और जान पे काम नहीं करा और अगर आपने इंडिया से भी जान नहीं ली ना, तो मेरी गारंटी इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत शॉर्टेज है। तो इंडिया भी आपको 2 महीने 3 महीने बाद जो आज इंडिया दे रहा है वो रेट डबल कर देगा। और हो सकता है या तो हो सकता है कि बिल्कुल ही वो कहते हैं ठीक है हमारे तो जितनी माल था हमने ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया है। तो अगर आपको अपनी मैशत बचानी है, अगर आपको अपनी एक्सपोर्ट बचानी है, तो फिर आपको और इंटरनेशनल में अपने कमिटमेंट निभाने, तो आपको फौरी तौर पर लेके आपको भी अपना काम निकालना चाहिए और फिर आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सलामत अली साहब, अख्तर इस्माइल साहब, डॉक्टर मुश्ताक साहब एंड आसिफ इनाम साहब। मामला बड़ा संगीन है, 2 नुक्ते हैं। क्या हम सियासत की नज़र करते हैं हर चीज़ को? बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत अपने पैरों पर खड़ी हुई है। हुकूमत के कुछ इस्लाहात, कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत अपने कदमों पर आ रही है। जैसे कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को एक पैकेज दिया गया, जिस तरह से टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में इस्लाहात की गई। लेकिन अगर वो जो रिकॉर्ड कायम किया पाकिस्तान ने, एक महीने में दिसंबर 2020 के एक महीने में $2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। अक्सरियत जो एक्सपोर्टर्स की वो कह रही है अगर यार्न एंड कॉटन नहीं मिली हमें तो ये जो ऑर्डर्स हैं, ये जो सनतें चल रही हैं, ये बंद होना शुरू हो जाएंगी। 20-25% ऑर्डर्स में और इसमें कमी आई है और आने वाले महीनों में और हो सकती है। अक्सरियत का मुतालबा ये है कि हमें फ़ौरन हिंदुस्तान से यार्न कॉटन लेनी चाहिए। लेकिन एप्टमा के जो चेयरमैन हैं आसिफ इनाम साहब, वो कहते हैं उस वक्त तक न करें जब तक हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे पाबंदी आयद की हुई है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट करे अपनी मसनूआत और हिंदुस्तान भी मसनूआत एक्सपोर्ट करे, उस सूरत के अंदर ये आगे चल सकता है। हुकूमत ने फ़ौरन फैसला करना है,
किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा। अगर फैसला नहीं हुआ और ये 2 महीने गुजर गए तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोबारा उस शेप में जा सकती है जिस शेप में 90s के दौर में होती थी। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।